एक साल में इंडिया और इंग्लैंड के इस टेस्ट सीरीज में काफी कुछ बदल चुका है। कप्तान बदल चुके हैं, कोच भी बदल चुके हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो जिस तरीके से भारतीय मिडिल ऑर्डर ने खासकर बल्लेबाजी की है। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट को मैच डे हिंदी में, जहां पे आज हमारे साथ गेस्ट हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, कहना गलत नहीं होगा कि एक वक्त जब इंग्लैंड ने भारत को 98 पे 5 पे कर दिया था, तब उन्हें जरूर लगा होगा कि 150 या 170 पे ऑल आउट कर सकती है, लेकिन पंत और जडेजा ने एकदम वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक कमाल की पार्टनरशिप। 98 फॉर 5 टेस्ट मैच कहीं भी जा सकता था। लेकिन जिस तरह से काउंटर अटैक किया ऋषभ पंत ने, हम जानते हैं कि ये अपने छोटे से करियर में कुछ आउटस्टैंडिंग नॉक्स उन्होंने खेले हैं, और ये उसमें बिल्कुल मुझे लगता है टॉप 3 में आता है। और वो जो डबल 100 की पार्टनरशिप है, 2220 के ऊपर पार्टनरशिप, खास करके जब आप डे 1 में बैटिंग कर रहे हो, 98 फॉर 5 है। मुझे लगता है कि बहुत डिफाइनिंग ये पार्टनरशिप हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इवन दो ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल ही ड्राइविंग सीट पे है, बट डे 1 मुझे लगता है कि डे 1 इंडिया के साथ में गया है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी की है ऋषभ पंत ने, और जितना सेकंड फिडल एक तरह से रविंद्र जडेजा ने खेला है, लॉट ऑफ क्रेडिट मुझे लगता है देना चाहिए इन दोनों को, कि भारत को एक बहुत अच्छी पोजीशन में ले आया है। जी हाँ, सबसे खास बात आपको क्या लगी इस पार्टनरशिप में? क्योंकि अगर हम देखें पंत की पारी को, तो लगभग जितने भी जोखिम लिए बहुत सोचे समझे थे। बस शायद एक बार जेम्स एंडरसन को स्वीप करने चले थे, वो शायद एक गलत शॉट था, लेकिन उसके अलावा कोई भी खास फॉल्स शॉट नहीं खेला। जी हाँ, बिल्कुल। और टेस्ट मैच में हम देखते हैं कि ऋषभ पंत जिस पोजीशन में भी, अगर टीम के 5 विकेट अगर जल्दी भी गिर गए हैं, तो हम सबको पता है कि वो आके काउंटर अटैक करने वाले हैं, और वो डरते नहीं है। उनको फ्रीडम मैनेजमेंट की तरफ से भी मिली है, और वो खुद भी अपने गेम को बैक करते हैं। और मोर देन ऑफन हमने देखा है कि वो अच्छा खेलते हैं। और ये कमाल की पारी रही है, क्योंकि बहुत कम गेंदबाज, जैसे आपने खुद कहा कि सिर्फ एक फॉल शॉट था, उसके अलावा जो भी उन्होंने कनेक्ट किया, वो बहुत सारे शॉट्स मिडिल ऑफ द बैट आए। ऐसे लगा नहीं कि उनके हिसाब से कि बहुत ज़्यादा आउटरेजियस खेला है उन्होंने। और आप जब इस तरह की पारी खेलते हो, तो आप एक तरह से सामने वाली टीम को बैकफुट पे डाल देते हो, और उसी तरह से उन्होंने किया। और उसी, जैसे मैंने कहा कि रविंद्र जडेजा को भी काफ़ी तारीफ देनी होगी कि उन्होंने सामने कैरिड अवे नहीं हुए, उन्होंने एक सेकंड फिडल किया, और पार्टनरशिप में एक दूसरा हाथ वो बने रहे। लेकिन कमाल की पारी रही, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इंडियन टीम ने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, अभी बिल्कुल वाइड बॉल क्रिकेट से आ रहे हैं। और वहाँ पर आके इस तरह से आके डे 1 में, जहाँ पे सीमिंग स्विंगिंग कंडीशन है, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, हैट्स ऑफ टू हिम। जी हाँ, जाडेजा की पारी की भी बात करेंगे जब दूसरे दिन का एक रिव्यू या प्रीव्यू करेंगे। उससे पहले बात करते हैं भारतीय टॉप ऑर्डर की, क्योंकि एक तरह से फिर से भारतीय टॉप ऑर्डर मध्य क्रम भी कुछ हद तक काफी फेल ही हुई। और सबसे डिसअपॉइंटिंग बात ये होगी वसीम, की सबको स्टार्ट्स मिले लेकिन कोई भी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो ये काफी निराशाजनक है। जी हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट करें अगर शुभमन गिल से, तो जब तक, जितनी देर तक वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छे बॉल को अच्छी तरह से हिट कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल की तरह आउट हुए कि नथिंग शॉट था। मुझे लगता है कि वो डिसअपॉइंटेड होंगे अपने शॉट से, क्योंकि अच्छा दिखाई दे रहे थे। अट्रैक्टिव इनिंग रही थी वो। पुजारा भी बहुत बढ़िया खेल रहे थे, 50 के आसपास उन्होंने भी गेंद खेल ली थी। तो हर एक बल्लेबाज को एक तरह से स्टार्ट मिली है। थोड़ा कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा अनलकी थे डाउन द लेग साइड। आप अगर वैसे आउट होते हो, तो थोड़ा अनलकी आप बोले जा सकते हो। विराट कोहली भी अगेन ऐसे लग रहा था कि बड़े अच्छे फॉर्म में है, रन अच्छा, सिंगल्स अच्छे निकाल रहे थे, कंफर्टेबल लग रहे थे पिच पे। तो ये होता है जनरली इंग्लैंड में, जब आप खेलते हो तो इस तरह की कंडीशंस आपको मिलती है, और बड़ा स्कोर बनाना है तो आपको काफ़ी देर तक खेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मुझे लगता है समवेयर यू नीड टू टेक इट, कि इस तरह से 2-3 विकेटें जा सकती हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप जो हुई है, ये कहीं ना कहीं टीम को वापस ले आया। बट आगे गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड इनिंग में मुझे लगता है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन इससे बेटर हो जाएगी बैटिंग के लिए। और वो सेकेंड इनिंग जो इंडिया की होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस टेस्ट मैच के पर्सपेक्टिव से। तो वो गलती इंडिया ने दोहराना नहीं चाहिए, मुझे लगता है।
वसीम, एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लूंगा आपसे श्रेयस अय्यर के बारे में, क्योंकि आपने उनकी बात भी की। बहुत एक आकर्षक छोटी सी पारी, जब गेंद पिच्ड अप थी तो बहुत खूबसूरत शॉट्स लगाए, लेकिन जब गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी तो थोड़े से असहज फिर से महसूस हुए। ये हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी देखा है। तो टेस्ट क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट में आप उन्हें क्या नसीहत देंगे, अगर गेंदबाजी क्रम खासकर जो जानती है कि उनकी थोड़ी सी वीकनेस है, तो शॉर्ट बॉल टैक्टिक का रुख इख्तियार करे? जी हाँ देवान, ये हम लोग बात तो काफी टाइम से ये कर रहे हैं। ये आईपीएल में भी हमने यही बात की थी कि शॉर्ट बॉल का गेम उनको इम्प्रूव करना होगा। इस इंग्लैंड टीम के पास जोफ्रा आर्चर नहीं है, मार्क वुड नहीं है कि जो 90 प्लस की स्पीड पे आपको शॉर्ट बॉल में टेस्ट करेंगे। इंग्लैंड में आपको विकेटें अगर मिलेगी तो वो आगे डालकर मिलेगी, बिहाइंड द स्टंप आप आउट होंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड उनको ये गेम थोड़ा सा अपना इम्प्रूव करना होगा शॉर्ट बॉल का, क्योंकि टीम ये प्लान बना के आती है। जेम्स एंडरसन आप बहुत कम देखते हो कि वो बाउंसर्स मारते हैं, लेकिन जैसे श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने लेग स्लिप लगाए, उनको शॉर्ट बॉल डाले, तो टीमें प्रिपेयर करती हैं आपके बारे में। तो ये चीज़ उनको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी और इस तरह से अपने गेम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा, और वो डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने खेली है। वो इतने खराब प्लेयर नहीं है शॉर्ट बॉल के, लेकिन थोड़ा इस चीज में मुझे लगता है कि काम करना होगा उनको। और कल के खेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी भी क्रीज पे मौजूद हैं। एक 100 रन से शायद सिर्फ 17 रन दूर हैं, तो ज्यादा दूर नहीं एक यादगार शतक से। लेकिन एक और कीर्तिमान जो भारत जरूर देख रहा होगा, 350, उससे ज्यादा अगर बना सके तो बहुत अच्छा है। तो आप बताइए कि किस टाइप का स्कोर भारत यहाँ पे देख रहा होगा, और किस टाइप का गेम कल देखने को मिल सकता है। अगर भारत गेंदबाजी करे तो कौन सबसे प्रमुख गेंदबाज होंगे कल इस इन परिस्थितियों में? हाँ, आई थिंक रविंद्र जडेजा का अगर पहली बात करें तो रविंद्र जडेजा का पहला घंटा खेलना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रविंद्र जडेजा खेलते हैं और अगर वो शतक के आसपास हैं या शतक बनाते हैं, तो मुझे लगता है इंडिया शायद 400 के आसपास भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली रविंद्र जडेजा अगर आउट हो जाते हैं तो मे बी 350 360 भी बन सकता है। क्योंकि ये जो बल्लेबाज आने वाले हैं ये इतने माने नहीं जाते हैं, प्रोबेबली मुश्किल होगा उनके लिए रन बनाना। तो रविंद्र जडेजा का रोल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या स्कोर पे फिनिश करती है। अगर 400 के आसपास पहुंच जाती है, 400 बनाती है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्कोर होगा इस पिच के ऊपर। कंडीशंस थोड़े से फोरकास्ट मेरे ख्याल से इसी तरह के हैं कल के भी। तो अगर इंडिया बॉलिंग करेगी और थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशंस होगी तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होगा इंडिया के लिए कि जिस तरह से बुमराह, शामी, सिराज अगर बॉलिंग करेंगे, शार्दुल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, विकेटें ली हैं इस सीरीज के अंदर। तो ऑल थ्री मुझे लगता है कि शामी, सिराज, बुमराह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जो रूट का विकेट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो रूट का विकेट अगर इंडिया को जल्दी मिलता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया शायद टेस्ट मैच में आगे बढ़ जाएगी। जी हाँ, जैसे वसीम जाफर कह ही रहे थे, शायद अगर आप पहले दिन के नापतोल पे देखें इस मैच में, तो शायद भारत आके आगे है। लेकिन क्या इस एडवांटेज को पूरे एडवांटेज में बदल सकेगा, हम देखेंगे दूसरे दिन के खेल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जाफर। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।